हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 23 से लेके 30 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और ये सितंबर मंथ का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में सितंबर में कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा और जिनका भी पीओ वाला IBPS का क्लर्क का उसका एग्जाम लगा हुआ है उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें है और क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू लॉन्च UPI पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप बिजनेस इन इंडिया इन सितंबर 2023 मेटा हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। यानी कि सितंबर 2023 में भारत में व्हाट्सएप बिजनेस पर UPI पेमेंट लॉन्च करने के लिए मेटा ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। मेटा यानी कि फेसबुक इसका पुराना नाम है और इसी ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है। तो व्हाट्सएप पर UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए मेटा ने किन कंपनीज के साथ में मतलब पार्टनरशिप किया हुआ, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B, यानी कि पेयू और रेजर पे दोनों के साथ में। ठीक है ना, व्हाट्सएप बिजनेस पर UPI पेमेंट लॉन्च करने के लिए मेटा ने पेयू और रेजर पे इन दोनों के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है और ये दोनों एज ए पेमेंट पार्टनर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पेमेंट सोल्यूशन की बात करें तो अप्रैल 2023 में इसे ब्राज़ील में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, अप्रैल 2023 में इसे ब्राज़ील में लॉन्च किया गया। उसके बाद में मई 2023 में इसे सिंगापुर में लॉन्च किया गया था और अब इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। और इसके लिए मेटा ने पेयू और रेजर पे के साथ में मतलब पार्टनरशिप किया हुआ है और पेयू और रेजर पे एज ए पेमेंट पार्टनर के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट, in order to finance renewable and thermal energy projects worth rupees 1,18,826 crore, which company has recently signed an MOU with the Power Finance Corporation Limited (PFC)। 1,18,826 करोड़ रुपए के नवीकरणीय और तापीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अमाउंट आप लोग ये याद रखना, 1,18,000 करोड़ रुपए का। बाकी ये MOU क्यों साइन किया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। क्या क्वेश्चन में बताया गया है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिन्यूएबल एंड थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है ना, यानी कि नवीकरणीय और तापीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए, यानी कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए जो है SJVN लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में एक मतलब MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। RBI has recently given the approval to acquire additional holdings of up to 9.5% of the paid up share capital or voting rights to HDFC Asset Management Company Limited in which of the following banks। यानी कि RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक में HDFC Asset Management Company Limited को भुगतान की गई शेयर पूंजी के 9.5% तक की अतिरिक्त हिस्सेदारी या फिर वोटिंग राइट्स, वोटिंग अधिकार हासिल करने की मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि करूर वैश्य बैंक और DCB बैंक, इन दोनों में। ठीक है ना, और ये जो अमाउंट है 9.5% का, ये दोनों बैंकों के लिए इंडिविजुअल है, यानी कि करूर वैश्य बैंक में भी 9.5% की हिस्सेदारी के लिए या वोटिंग राइट्स के लिए और DCB बैंक में भी 9.5% की हिस्सेदारी के लिए या फिर वोटिंग राइट्स के लिए, इन दोनों के लिए HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अभी हाल ही में RBI से अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है ना, 9.5% पेड अप शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग राइट्स के लिए RBI से अप्रूवल मिला हुआ है। और इस प्रोसेस के लिए, पूरे मतलब प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 1 साल का समय दिया गया है RBI के द्वारा। 1 साल के समय के भीतर में, 1 साल के ड्यूरेशन के बीच में अगर ये अप्रूवल वाला मतलब हिसाब किताब अगर ये एडिशनल चीज़ें एक्वायर नहीं कर ली जाती हैं तो ये जो अप्रूवल मिला हुआ है इसे RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। करूर वैश्य बैंक की बात हुई है तो करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बी रमेश बाबू ये इसके क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO हो जाएंगे। स्मार्ट वे टू बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी करूर वैश्य बैंक की। ठीक है ना, स्मार्ट वे टू बैंक। अब बात करेंगे DCB बैंक की, तो DCB बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है ना, मुरली एम नटराजन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। वी वैल्यू यू ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है ना, करूर वैश्य बैंक के भी बारे में बता दिया। बात यहाँ पर HDFC AMC की भी हुई थी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की भी बात हुई थी। तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। और इसके MD एंड CEO की बात करेंगे तो नवनीत मुनोट जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। यस बैंक भी ऑप्शन में दिया गया है तो इसका भी हेडक्वार्टर MD एंड CEO टैगलाइन रिकॉल कर लेना इसी टाइम पर। नेक्स्ट, बाय व्हिच नेम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट
for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme has recently been launched by the Kailash Chaudhary, Minister of State for the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare in New Delhi. किस नाम से हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक AI चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। किसान ई मित्रा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए किसान ई मित्रा इसका आंसर हो जाएगा। AI चैटबॉट का नाम आप लोग याद रखना जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, किसान ई मित्र। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम्स के लिए, ठीक है ना, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या होती है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। किसने लॉन्च किया? तो कैलाश चौधरी जी ने इसको लॉन्च किया। और कैलाश चौधरी जी हैं कौन? तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि ये कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी जी, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। और ये जो AI चैटबॉट है ये इनिशियल फेज में 3-4 तरीकों से किसानों की मदद करेगा, जैसे कि उनका एप्लीकेशन स्टेटस से रिलेटेड जो क्वेरीज होंगी उसको सॉल्व करेगा, स्कीम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो देगा, ठीक है ना। और इनइक्वलिटी स्टेटस जो हो जाएगा, इनएलिजिबिलिटी स्टेटस जो हो जाएगा उसके बारे में भी बताएगा, पेमेंट डिटेल्स के बारे में भी बताएगा। और ये सारी सुविधा यानी कि जो ये AI चैटबॉट है ये PM किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा, ठीक है ना। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के लिए इसे जो है भाषिनी के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। भाषिनी, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये भाषिनी क्या है? ये मल्टीलिंगुअल बहुत सारी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो बहुत सारी भाषाओं में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस चैटबॉट को भाषिनी के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। अभी इसमें सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया और तमिल लैंग्वेज ही सपोर्ट करती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें जो है इंडिया की सभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने का प्रावधान है। आने वाले टाइम पर इंडिया की सभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस AI चैटबॉट में सपोर्ट करेंगी। PM किसान सम्मान निधि स्कीम यानी कि PM किसान जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फरवरी 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के तहत में किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी हेल्प की जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। और ये जो स्कीम है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से इसमें फंडेड है। इस स्कीम के तहत में जो भी एलिजिबल किसान होते हैं उनको साल भर में 2000 रुपए करके, उनको साल भर में 2000 रुपए करके 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना, उनको साल भर में 2000 रुपए करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6000 रुपए का जो है सहायता राशि इसमें दी जाती है। मतलब कि अगर हमको इसमें जानना होगा तो टोटल साल भर में 6000 रुपए किसानों को दिया जाएगा, 2-2000 रुपए करके इनको मतलब ये चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है ना। एक बार में नहीं, 2000 एक बार में, 2000 एक बार में, 2000 एक बार में, इस तरीके से साल भर में 3 बार 2-2000 रुपए दिए जाएंगे और 6000 रुपए की आर्थिक सहायता इसमें दी जाएगी। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में ये सुविधा मतलब प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि डायरेक्टली किसानों के खाते में ये पैसा जो है जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए किसान ई मित्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू सोलराइज रेजिडेंशियल यूनिट एट अयोध्या and to finance the bioenergy and renewable project, which of the following organization has recently signed an MOU with the उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि UP नेडा, ठीक है ना। हिंदी में अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो अयोध्या में आवासीय इकाइयों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करने और जैव ऊर्जा और नवीकरणीय परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि UP नेडा के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी हो जाएगा। सिडबी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। सिडबी ने अभी हाल ही में UP नेडा के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। MOU क्यों साइन किया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। क्या बताया गया है? इन ऑर्डर टू सोलराइज रेजिडेंशियल यूनिट एट अयोध्या, अयोध्या में जो आवासीय परिसर हैं, आवासीय इकाइयां हैं, उनको सोलराइज करने के लिए, उनको सौर ऊर्जा से सुसज्जित करने के लिए और साथ ही साथ में बायो एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सिडबी और UP नेडा ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ है। यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या को एज ए सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया है और उसी दिशा में ये कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। सिडबी की यहाँ पर बात हो रही है। सिडबी की अगर बात करें हम लोग तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यम रमन ये इसकी MD एंड CEO हो जाएंगे। ऑप्शन में और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं या फिर बैंकें दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर और इनके चेयरपर्सन का नाम आप लोग कम से कम इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए
हुए चलो हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए डिस्टिंक्टिव वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज NEO फॉर बिजनेस हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। ठीक है, यानी कि भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए एक विशिष्ट वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म NEO फॉर बिजनेस हाल ही में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है ना, एक्सिस बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। NEO फॉर एक्सिस, NEO फॉर बिजनेस। ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। NEO बाय एक्सिस बैंक ब्रांडिंग का ये लेटेस्ट लॉन्च है। ठीक है ना, NEO बाय एक्सिस नाम से जो है एक्सिस बैंक अपनी स्कीम, सब्सिडी योजनाएं, अपने टूलकिट वगैरह प्रोवाइड करती हैं और उसी ब्रांडिंग का ये लेटेस्ट लॉन्च है। NEO फॉर बिजनेस जो है पहले हम लोग बात कर लेते हैं NEO बाई एक्सिस बैंक की। तो जो NEO बाई एक्सिस बैंक है वो बेसिकली एक्सिस बैंक का एक डिजिटल बैंकिंग प्रपोजल है। ठीक है ना, और इसके माध्यम से वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए सुविधाएं प्रोवाइड उनको करता है। ठीक है ना, और जो ये NEO फॉर बिजनेस है ये वाइड रेंज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि डिजिटल सेल्फ ऑनबोर्डिंग, GST कंप्लेंट इनवॉइसिंग, बल्क पेमेंट, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ऑटो रिकंसिलिएशन और भी बहुत तरीके की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा NEO फॉर बिजनेस। तो इसमें पूछा गया था कौन सी बैंक, तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर वगैरह की हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अमिताभ चौधरी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बताया। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक के बारे में ये सारी चीजें आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे इसी टाइप पर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस यूजिंग UPI ऑन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ATM। ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया है कि किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर UPI का उपयोग करके इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सेवा शुरू की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो RBI ने 2022 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10(2) और सेक्शन 18 को ध्यान में रखते हुए ICCW at ATMs, ठीक है, ICCW यानी कि इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ठीक है ना, तो 2022 में RBI ने ICCW at ATM नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसी नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बैंकें जो हैं वो अपने ATMs में ICCW सर्विसेज अवेलेबल करा रही हैं। ठीक है ना, ये जो ICCW होता है इसे हम लोग UPI ATM के नाम से भी हम लोग जानते हैं। UPI ATM के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। QR कोड के थ्रू विड्रॉल कर पाएंगे हम लोग। इसके तहत में कोई भी UPI यूजर्स किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक से, मतलब उसी बैंक से जो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं जिनके पास में ये सुविधा है, ठीक है ना, कोई भी यूजर्स किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक के ATM से कैश विड्रॉल कर सकता है UPI मोबाइल ऐप का यूज़ करके। ठीक है ना, और इसके लिए फिजिकल कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, QR कोड स्कैन करना होगा और UPI पिन डाल के पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये सुविधा लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे भी हाल ही में लॉन्च किया। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चीज़ें ध्यान से सुनते रहना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बढ़िया है ये। अब जो बताने जा रहा हूँ टेक्निकल चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के पूरे चांसेस बनेंगे, तो उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन लिमिट की। तो ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है ICCW के तहत में, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल के तहत में ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है। तो ध्यान से सुनो आप लोग, 2 ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, यानी कि दो ICCW ट्रांजैक्शंस पर डे पर अकाउंट किया जा सकता है। 2 ICCW ट्रांजैक्शंस पर डे पर अकाउंट किया जा सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, और 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन विड्रॉल लिमिट होगी। 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन की विड्रॉल लिमिट होगी, यानी कि एक दिन में टोटल अगर लिमिट पूछी जाएगी तो 20,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, 2 ICCW पर ट्रांजैक्शन पर डे पर अकाउंट किया जा सकता है, और एक ट्रांजैक्शन जो होगा 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन की विड्रॉल लिमिट होगी। तो 2 ट्रांजैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो 20,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने के पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को जानेंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। गोविंद सिंह जी जो हैं
वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में जीवन, इक्विटास और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दिया गया है। इनके हेडक्वार्टर, इनके एमडी एंड सीईओ को आप लोग इसी समय रिकॉल करते हुए चलोगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू बूस्ट इंडियाज फिनटेक सेक्टर, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द डिजिटल लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि डीएलएआई। भारत के फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने हाल ही में डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया डीएलएआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी, ऑप्शन नंबर बी। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और गोवा में अभी हाल ही में डीएलएआई द्वारा एक अनकॉन्क्लेव 2023 इवेंट आयोजित किया गया था और इस इवेंट के दौरान ये एमओयू साइन किया गया। इस इवेंट के दौरान डीएलएआई मतलब डीएलएआई का लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट सिडबी के सीएमडी शिवा सुब्रमण्यम रमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सिडबी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं इनके सबके हेडक्वार्टर याद करना आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी फिर से बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। As per the monthly economic review August 2023 released by the Department of Economic Affairs Ministry of Finance in September 23, what is the India's projected real GDP growth for the financial year 2023? सितंबर 2023 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा अगस्त 2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि क्या है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर है 6.5% इज द राइट आंसर। ठीक है ना, वन लाइनर करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अपडेटेड जीडीपी वगैरह है, ये सारी चीजें आप लोग याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं जो भी एग्जाम लगा हुआ है 7 या 8 तारीख में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट मार्केट सोल्यूशन ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का भी टाइम याद करना। हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बाजार समाधान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है ना, एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट अभी 3 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आगे और कराऊंगा, यहाँ पर रिमाइंड करा रहा हूँ, चीजें याद कर लेना। ठीक है ना, भार्गव दास गुप्ता जी जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करने से पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हुआ करते थे और इन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में रिजाइन करके एडीबी ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी यहाँ पर बात हो रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मंडालुयांग मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। मसात्सुगु असाकावा ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद करना। कितने साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा? 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भार्गव दास गुप्ता इज द राइट आंसर। ऑन सितंबर 25 2023 RBI in exercise of its power conferred under subsection 4 of the section 44A read with section 56 of the Banking Regulation Act 1949 sanctioned the scheme of amalgamation of the Saheb Rao Deshmukh Cooperative Bank Mumbai Maharashtra with the Cosmos Cooperative Bank Limited Pune Maharashtra. This scheme is effective from which date? क्वेश्चन बढ़िया है। 25 सितंबर 2023 को आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44 की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेब राव देशमुख सहकारी बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है के साथ में द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, इसके एकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना किस तिथि से प्रभावी होगी, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 2023, मतलब कि प्रभावी हो चुकी है। 25 को आरबीआई ने फैसला किया अमालगमेशन का और 26 से प्रभावी हो गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। किन किन बैंकों का अमालगमेशन हुआ है और ये कहाँ से बेस्ड, कहाँ की बेस्ड बैंक है, ये भी आप लोग याद रखना। पहली बैंक है साहेब राव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र, दूसरी है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक जो कि पुणे महाराष्ट्र में। इन दोनों का अमालगमेशन किया गया है 26 सितंबर 2023 से ये एकीकरण प्रभावी हो गया है। ठीक है ना, और इस एकीकरण के बाद में साहेब राव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक की जो भी ब्रांचेज हैं वो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेज के रूप में काम करने लगी हैं 26 सितंबर 2023 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मच पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन द एसबीआई, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक रेस्पेक्टिवली इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47A(1)(c) read with section 46(4)(I)(41) and 51A ऑफ द बीआर एक्ट 1949। ठीक है ना, बीआर अधिनियम की धारा 51(1) और धारा 46(4)(1) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। तो ऑप्शन ध्यान से आपको लगाना है, मतलब कि क्रमशः मतलब पहले एसबीआई वाला जुर्माना होगा, फिर इंडियन बैंक वाला, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये याद करना। ये एसबीआई पे इतना जुर्माना लगाया गया है,
ये इंडियन बैंक पे लगाया गया है, ये पंजाब एंड सिंध बैंक पे लगाया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एसबीआई पे जो जुर्माना लगाया गया, क्यों लगाया गया? तो एसबीआई द्वारा लोन एंड एडवांसेस की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, ठीक है ना। उसके बाद में इंडियन बैंक पे भी जुर्माना लगाया गया। इंडियन बैंक पे जुर्माना क्यों लगाया गया? इंडियन बैंक पे जुर्माना 1.62 करोड़ रुपीस का लगाया गया। और ये भी जो है इंडियन बैंक भी जो है वो लोन एंड एडवांसेस की जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहा था। साथ ही साथ में केवाईसी डायरेक्शंस जो आरबीआई के द्वारा है उसका भी पालन नहीं कर रहा था, इसलिए इस पर 1.62 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगाई गई। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करेंगे तो उस पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। क्यों लगाया गया? डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के डायरेक्शन का पालन नहीं करने के कारण इस पे ये जुर्माना लगाया गया है। इसी क्वेश्चन को और एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर 2-3 बातें और जानते हैं। इन तीनों बैंकों पे जुर्माना लगाने के साथ साथ आरबीआई ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 8.80 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया हुआ है। इसके साथ साथ आरबीआई ने मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड जो बैंक है, क्या नाम है बैंक का? कपोल कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसका लाइसेंस कपोल कोऑपरेटिव बैंक का क्यों रद्द किया गया? क्योंकि इसके पास में इनएडिक्वेट कैपिटल था, मतलब कि पर्याप्त पूंजी नहीं थी और अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होने के कारण कपोल कोऑपरेटिव बैंक जो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है, इसका भी लाइसेंस आरबीआई के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। तो इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, वो सारी की सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, याद रखना आप लोग, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as the MD and CEO of the ICICI Lombard General Insurance Limited? हाल ही में ICICI Lombard General Insurance Limited के MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा संजीव मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी संजीव मंत्री जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संजीव मंत्री जी ने भार्गव दास गुप्ता जी के रिजाइन देने के बाद में उनकी जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। अभी इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने भार्गव दास गुप्ता जी के बारे में बताया था कि उन्होंने ICICI लोम्बार्ड से रिजाइन करके एडीबी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है ना। तो उनके बाद में जो ये जगह खाली हुई थी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में, तो उनकी जगह पे संजीव मंत्री जी को ICICI लोम्बार्ड का नया MD एंड CEO बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन दोनों रिलेट कर लेना, एक ही साथ ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू इशू को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद व्हिच बैंक, ठीक है। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड को हाल ही में किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे। इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुमंत कटपालिया इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इंडसइंड बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी ऑप्शन में जो भी बैंक दी गई इनके बारे में सारी चीजें आप लोग रिकॉल करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। REC लिमिटेड एंड विच बैंक है रिसेंटली साइंड एन MOU टू को-फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेब्ट वर्थ ₹55,000 करोड़। REC लिमिटेड और किस बैंक ने हाल ही में 55,000 करोड़ रुपए के सवित्त बुनियादी ढांचा परियोजना ऋण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बस वन लाइनर इसको करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अतुल कुमार गोयल ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ऑप्शन में जो भी बैंक दी गई हैं और इनके हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO आप लोग रिकॉल करना। इस MOU के साइन हो जाने के बाद में ये दोनों मिलकर अगले 3 सालों तक 55,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज द RBI डिप्टी गवर्नर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2023 बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 9 अक्टूबर 2023 से 1 वर्ष की अवधि के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा M राजेश्वर राव, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन में जितने भी नाम दिए गए हैं सब ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है ना। M राजेश्वर राव जी को 9 अक्टूबर 2023 से अगले 1 सालों के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर फिर से अपॉइंट किया गया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, ठीक है ना। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा और 2020 में इन्हें 3 सालों के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद में इनको फिर से एक सर्विस एक्सटेंशन ये मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव कॉल्ड सीखो पैसों की भाषा, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? क्वेश्चन बढ़िया है। सीखो पैसे की भाषा नामक एक निवेशक शिक्षा और
जागरूकता पहल शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है या सहयोग किया हुआ है? सीखो पैसे की भाषा, ये इनिशिएटिव का नाम आप लोग याद रखना, और इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा एएमसी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा एएमसी के द्वारा अभी हाल ही में सीबीएसई के साथ कोलैबोरेशन में सीखो पैसे की भाषा नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, और इनिशिएटिव क्या है, इससे क्या होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव है बेसिकली, ठीक है ना। और इस इनिशिएटिव के तहत में सीबीएसई के जो भी टीचर्स होंगे उनके बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा। लगभग 75,000 एजुकेटर्स को, जिसमें से कि 50% महिला एजुकेटर्स होंगी, ठीक है ना। लगभग 75,000 एजुकेटर्स, जिसमें कि 50% से भी ज़्यादा महिला एजुकेटर्स होंगी, उन्हें फिनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत में, ठीक है ना। टीचर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए 1000 फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम देश भर में 100 से भी अधिक शहरों में मतलब आयोजित किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत में। सीखो पैसे की भाषा, ये आप लोग याद कर लेना, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी और सीबीएसई, ये 3-4 चीज़ें याद रख लेना, इससे ज़्यादा और इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद सही बंधु, ए लीडिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड लोन सपोर्टेड बाय द मणिपाल ग्रुप। डोर स्टेप गोल्ड लोन सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में मणिपाल ग्रुप द्वारा समर्थित गोल्ड लोन के लिए अग्रणी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सही बंधु के साथ में सहयोग किया हुआ है, कोलैबोरेशन किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया। और इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। केबीएल स्वर्ण बंधु, ठीक है, स्वर्ण होता नहीं है सोने वाला, इंग्लिश में अगर लिखें हम लोग तो ऐसे, ठीक है ना। तो केबीएल स्वर्ण बंधु नाम से ये डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके माध्यम से गोल्ड लोन को कंप्लीटली डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। डोर स्टेप सर्विसेज भी प्रोवाइड इसके साथ मतलब की जाएगी, ठीक है ना। और ये सही बंधु क्या है, ये भी क्वेश्चन में बता दिया गया है कि लीडिंग एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म है फॉर गोल्ड लोन सपोर्टर्स, ठीक है ना। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे सही बंधु की, तो सही बंधु का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कर्नाटका बैंक की भी बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये जो है इसका टैगलाइन हो जाएगा। और इसके एमडी एंड सीईओ की हम लोग बात करेंगे तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में साउथ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी दिया गया है। तो इनके बारे में, इनके हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ आप लोग सब कुछ रिकॉल कर लेना। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और उसी के साथ सितंबर महीना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। सितंबर का कुछ भी पेंडिंग अब नहीं बचा हुआ, सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल करा दिए गए। जो भी 7 तारीख को आपको एग्जाम लगा हुआ है, 7 या 8 में जो भी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और कल इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।